हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की अपन चर्चा करेंगे। विद्युत फ्लक्स। अब देखो, जो विद्युत फ्लक्स के अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसा कि मेरे पास कोई भी एक पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है, और उस पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। क्या गुजर रही है? क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप सुनना। विद्युत क्षेत्र लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे कि इसका डायग्राम बना के अपन समझते हैं। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कोई भी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। जैसे ये क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो इन क्षेत्र रेखाओं की अपन संख्या को ये क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। ये क्षेत्र रेखाएं, इनकी डायरेक्शन। तो मैंने आपको परिभाषा ये बताई है कि कोई भी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, और वो विद्युत क्षेत्र की क्या है? लंबवत रखा गया है। कैसे रखा गया है? लंबवत रखा गया है। तो अपन यूं कहेंगे इस डेफिनेशन के बारे में कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए या विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र, ये सरफेस एस। अब देखो, अपन ने ये जाना है कि क्षेत्र विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। इसको फाई ई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन यूं कहेंगे कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पे रखे गए क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। अब जैसे मैं बात करूं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र ई है, क्या है? विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र ई में कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे रखे गए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल एस की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ किसकी बात कर रहा हूं? एस की मैं बात कर रहा हूं। से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान अपन निकालें, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालें, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है फ्लक्स की परिभाषा से, तो अपन यहां लिखेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। किससे लिखेंगे? फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं? फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेक्टर ई का परिमाण, वेक्टर एस का परिमाण इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। क्या लिखा जाएगा? इंटू कोस थीटा। यहां से अपन ये भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है? फाई ई इक्वल टू ई एस कोस थीटा भी इसको लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। या इसका कोस थीटा हटा दें, जो घटक है इसका घटक को हटा दिया जाए,
तो अपन इसको लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि अपन ने 11th में सीखा था कि यदि किसी भौतिक राशि के साथ cos थीटा आए तो उसको डॉट प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, और sin थीटा आए तो उसको किस में चेंज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ फाई ई इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस भी लिखा जा सकता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखे गए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई का परिमाण इनटू वेक्टर एस का परिमाण इनटू कोस थीटा। अब इस चीज को अपन फाई ई इक्वल टू ई एस कोस थीटा भी लिखा जा सकता है, या कोस थीटा को हटा दिया जाए तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है, और यदि यहाँ साइन थीटा होता तो इन दोनों के बीच में कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता। अब देखो विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। पहली चीज। दूसरी बात अपन कहें तो ये कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र ई, क्षेत्रफल सदिश ई, क्षेत्रफल सदिश एस वह कोण थीटा पर निर्भर करता है। नंबर 2 बात, वेक्टर ई एस वह कोण थीटा पर निर्भर करता है। किसका मान, फ्लक्स का मान, यानी फाई ई का जो मान है वो ई एस व कोण थीटा पर निर्भर करता है। तीसरी बात अपन कहें कि विद्युत फ्लक्स का मान सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। तीसरी बात, क्षेत्रफल से निर्गत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। क्षेत्रफल से निर्गत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। किसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान। अब यदि अपन बात करें जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हो, जब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो, क्या हो रही हो, पृष्ठ से बाहर निकल रही हो या बाहर की ओर जा रही हो, तो विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, धनात्मक, यानी पॉजिटिव इसका मान होता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो यदि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो, है ना, इन हो या आउट हो रही है, इन हो तो इसका मान होता है ऋणात्मक। इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक। फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। यहां जो मान अपन ने थीटा का लिया है वो थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इसका मान। मीन्स अपन यूं कहेंगे कि यदि किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है उनका मान हमेशा, यदि कोई भी क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकले, है ना, क्षेत्रफल से बाहर की ओर निकले, तब उनका मान क्या होता है, धनात्मक। मीन्स अपन यूं कह सकते हैं यदि थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तब विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव होता है, और यदि 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि क्षेत्र रेखाएं
नंबर 6 अपन बात करें, क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हो। क्षेत्र रेखाएं किसके लंबवत हो? पृष्ठ के लंबवत। लंबवत हो तो फ्लक्स का जो मान होता है, फाई ई का जो मान होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। अब देखो मैंने एक बार बताया है कि यदि कोई भी सरफेस है बाहर निकले, सरफेस से बाहर की ओर निकले, तब तो इसका मान होता है धनात्मक, और यदि अंदर की ओर घुसे क्षेत्र रेखाएं तब इसका मान होता है ऋणात्मक। लेकिन इसके समानांतर हो, जैसे ये सरफेस है और इसके समानांतर है ना, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि अपन जानते हैं कि फ्लक्स का मान तो उतना होता है जितनी क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से पास होती है, तो पास होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर फ्लक्स का मान होता है। तो यहाँ फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? जब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के क्या हो? समानांतर है, तब फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन बात करें, यदि किसी क्षेत्रफल को अल्फांश क्षेत्रों से मिलकर मान लिया जाए, इतनी बात यदि समझ में आ गई हो तो अपन आगे बात करते हैं कि कोई भी क्षेत्रफल ले, है ना, तो वो छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर ही बनता है। किनसे मिलकर? छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर ही बनता है। तो मान लिया जाए कोई भी क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। अब क्षेत्रफल है, इसको मैं क्या करता हूं? अनेक टुकड़ों में विभाजित कर देता हूं। अनेक टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। और इनको ये कहा जाता है कि जो क्षेत्रफल लिया है अपन ने वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। किनमें? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। और इसका एक पार्ट ले लेते हैं, कोई एक भाग ले लिया जाता है। जैसे मैंने ये भाग ले लिया और इस भाग को मैंने कहा कि ये आईवां भाग है। कौन सा भाग है इसका? आईवां भाग है ये, ठीक है। आईवां भाग है तो अपन यूं कह सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डेल ऐसा ही हो जाएगा। ये आईवां भाग है। कौन सा? आईवां भाग। आईवें भाग की अपन बात करें तो अपन ये इसका क्षेत्रफल लें, क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? डेल ऐसा ही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? यदि क्षेत्रफल एस अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से या क्षेत्रफलों से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो, बना हो, उस केस में अपन क्या करेंगे? इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा डेल वेक्टर एस आई, क्योंकि अपन ने इसका कौन सा पार्ट लिया है? आईवां पार्ट लिया है। कौन सा पार्ट लिया है? आईवां भाग। जैसे 50 इसके भाग हैं, है ना, 50 टुकड़े मैंने इसके कर दिए, तो जैसे 50वां भाग है, ठीक है, वैसे ही मैंने इसका कौन सा भाग ले लिया? आईवां भाग ले लिया। कौन सा भाग ले लिया? आईवां भाग। आईवां भाग लेते हैं तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वेक्टर ई आई। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई आई, है ना। अब देखो अल्फांश क्षेत्रफल से परितः फ्लक्स का मान, अल्फांश क्षेत्रफल से पारित तो गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स का अपन ने फॉर्मूला लिखा था, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फाई ई इक्वल टू ई एस कोस थीटा होता है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला यही तो पढ़ा है ना। अब देखो यहां अपन ने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। क्या लिया है? अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो यहां हो जाएगा डेल फाई ई। क्या हो जाएगा? डेल फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई आई डॉट डेल वेक्टर एस आई। यदि अल्फांश की अपन बात करें तो अल्फांश क्षेत्रफल से
निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा डेल फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई आई डॉट डेल एस। क्योंकि अपन ने यहां से कोस थीटा को हटाया था, तब इसको कैसे लिखा था, ई डॉट एस लिखा था ना। तो मैंने ई आई वहां भाग है, ठीक है। तो आई वे भाग के लिए विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, ई आई, और आई वहां क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का भी कौन सा भाग है, आई वहां क्षेत्रफल है। तो आई वहां क्षेत्रफल को अपन लिखेंगे डेल एस आई। डेल का मतलब हो गया अल्पांश, छोटा सा पार्ट, उसका छोटे से पार्ट की अपन बात करें। अब अपन कहें कि संपूर्ण क्षेत्रफल से, संपूर्ण क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स क्या हो जाएगा। संपूर्ण के लिए अपन क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे। अब देखो समेशन करेंगे तो यहां ये जो डेल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन ई आई वहां भाग है डॉट डेल एस आई। अब देखो एक के लिए ये, तो इसका टोटल अपन कर दें, समेशन कर दें, तो ये किसके लिए आ जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए आ जाएगा। अब यहां अपन बात करें कि क्षेत्रफल यदि अति अल्प हो, यदि अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो, अल्पांश क्षेत्रफल अति अल्प हो, अति अल्प हो, अति अल्प कहें तो डेल एस आई इल लगभग इक्वल टू हो जीरो। किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। तो इसको क्या लिखेंगे, तो जो समेशन है, कौन सा समेशन है, समेशन को अपन किसमें, समेशन को समाकलन के रूप में, समाकलन के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, किया जा सकता है। कब, जब डेल एस आई का मान जो है वो किसके हो, लगभग जीरो के बराबर, यानी अति अल्प इसका मान हो। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, लगभग जो समेशन है, समेशन को समाकलन के चिन्ह द्वारा भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात अपन इसको क्या लिखेंगे, जहां मैंने समेशन का चिन्ह लगाया था उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, समाकलन का चिन्ह लिख सकता हूं। अर्थात फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस भी इसको लिखा जा सकता है। कब, जब इसका मान क्या हो, अति अल्प। किसका मान, क्षेत्रफल सदिश का मान, क्षेत्रफल सदिश का मान क्या हो, अति अल्प हो। तब इसको क्या लिख सकते हैं, समाकलन के चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और अपन बात करें बंद पृष्ठ के लिए, किसकी बात करें, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए बात करें तो बंद पृष्ठ के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा, फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस। जहां जहां क्लोज इंटीग्रेशन यानी इस प्रकार का जो चिन्ह है वो अपने को बंद समाकलन को प्रदर्शित करता है। जहां क्लोज इंटीग्रेशन बंद समाकलन को प्रदर्शित करता है। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले बात अपन ने यहाँ की कि यदि क्षेत्रफल सदिश क्या हो, अति अल्प हो, यानी छोटा हो, लगभग इक्वल टू किसके हो, जीरो के, तब समेशन को अपन ने समाकलन के रूप में प्रतिस्थापित किया। अर्थात फाई इक्वल टू समाकलन ई डॉट डीएस के रूप में इसको लिखा गया। अर्थात यदि इसी चीज को अपन बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई करें, किसके लिए अप्लाई करें, बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई करें, तो बंद पृष्ठ के लिए अपन इसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन से लिखेंगे, है ना। तो क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ जो क्लोज इंटीग्रेशन है ये बंद समाकलन को प्रदर्शित करता है। शायद ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा के बारे में। किसके बारे में, फ्लक्स के मात्रक और विमा के बारे में। तो देखिए विद्युत फ्लक्स
का मात्रक की सबसे पहले अपन बात करें तो विद्युत फ्लक्स को अपन ने लिखा फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, यही तो लिखा था ना। तो अपन लिखेंगे फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा, ई एस का मात्रक, यानी फाई ई का वो ई एस के मात्रक के बराबर होगा। अब अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एस यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको खोल के वापस विस्तार से बता देता हूं। ई का जो मात्रक होता है, ई बराबर एफ बराबर अपन जानते हैं क्यू ई होता है, क्या होता है, क्यू ई। तो ई बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू, क्या लिखा जा सकता है, एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ एफ अपॉन क्यू लिखेंगे तो एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम इनटू क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्या लिखेंगे, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम लिखेंगे। या इसके मात्रक को अपन वोल्ट इनटू मीटर भी लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट इनटू मीटर भी इसके मात्रक को लिखा जा सकता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि फाई ई का मात्रक है वो ई एस के मात्रक के बराबर होगा, यानी फाई ई का मात्रक बराबर ई एस का मात्रक। ई का मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो बराबर होता है किसके, एफ अपॉन क्यू। तो एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक क्या होता है, सी कूलाम। तो यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक अपन लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसका लिखा जा सकता है मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। इसके अतिरिक्त अपन बात करें किसकी, फाई ई की विमा की, फाई ई की विमा, फाई ई की विमा जो होती है वो किसके बराबर होगी, ई एस की विमा, ई एस की विमा। अब देखो अपन फिर से वापस उसी चीज पे चर्चा करते हैं कि जो अपने पास मात्रक था किसका, तो नोट ई इक्वल टू अपन ने लिखा एफ अपॉन क्यू। ठीक है, एफ की जो विमा होती है, एफ की विमा क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2। आवेश की विमा क्या होती है, a1 t1, क्या होती है, a1 t1। तो यहां से इसकी विमा क्या आ जाएगी, ई की विमा, ई की विमा क्या आ जाएगी, ई की विमा हो जाएगी m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, तो यह यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ई की विमा m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1 लिखूंगा, और s की विमा क्या हो जाएगी, l2 हो जाएगी ना। अब देखो m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1 और l2, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। अर्थात फाई ई की विमा अपने पास क्या आ गई, फाई ई की विमा अपने पास है m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। इस प्रकार से अपन विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा के बारे में भी जान सकते हैं या ज्ञात किया जा सकता है। तो शायद मैंने जो चीज आपको बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे गाउस के जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में, सतत आवेश वितरण के बारे में या आवेश वितरण के बारे में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।